नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वागीश्वरी कक्षा में और मैं हूं प्रतिभा आर्या। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम के अनुसार हमने पढ़ना शुरू किया था, जिसमें कि संज्ञा प्रकरण हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया है। उसका दूसरा भाग अब हम पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत हमने संज्ञा की परिभाषा, इत संज्ञा और लोप संज्ञा के विषय में पढ़ा था। उससे आगे की संज्ञाएं आपके पाठ्यक्रम के अनुसार अब हम पढ़ रहे हैं। तो संज्ञाओं की श्रृंखला में अब हम पढ़ेंगे पद संज्ञा। पद संज्ञा, तो पद संज्ञा की परिभाषा सूत्र आता है, ये कहता है कि सुब तिङंतम पदम, सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है। अब ये सुबंत और तिङंत क्या होते हैं? देखो, सुबंत और तिङंत जो है ये प्रत्यय होते हैं। सुब प्रत्यय हमेशा शब्दों से होते हैं और तिङ प्रत्यय धातुओं से होते हैं। अब ये जो सुब प्रत्यय है ये कौन से शब्दों से होंगे? जिस प्रकार हम शब्द रूप चलाते हैं, रामः रामो रामा, नदी के शब्द रूप, रमा के शब्द रूप, लता के शब्द रूप, जितने भी शब्द हैं जो कि 7 विभक्तियों में चलते हैं, तो उन 7 विभक्तियों के 3 वचनों में मिलाकर के जो 21 प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों से मिलकर के हम सुबंत बनाते हैं। यानी शब्दों से लगने वाले 21 प्रत्ययों से सुबंत बनते हैं और तिङादि प्रत्ययों से मिलकर के जो भवती, भवतः, भवंती इस प्रकार धातु रूप बनते हैं, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, परस्मै पद और आत्मनेपद। तो परस्मै पद में लगने वाले 9 सूत्र यानी तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस या ता तम झ था सा थाम थम इड़ बही मही, इस प्रकार आत्मनेपद और परस्मै पद में मिलकर के 18 प्रत्यय से मिलकर के जो तिङंत बनते हैं उनकी पद संज्ञा होती है। या हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि शब्द और धातु की पद संज्ञा होती है। शब्दों और धातुओं की पद संज्ञा होती है। अब देखिए, जब भी कोई वर्ण समूह मिलकर के पद बनाने के लिए हम करते हैं, जब कभी भी कोई वर्ण समूह मिलता है, हम जानते हैं वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, तो उन शब्दों के लिए हम सुब या तिङ में से कोई ना कोई प्रत्यय लगाते हैं, तब धातु रूप या शब्द रूप कुछ ना कुछ बनता है और उसी को हम पद कहते हैं। तो साधारण भाषा में कहें तो धातु रूप और शब्द रूपों को ही पद कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि धातु और शब्द रूप के अलावा भी तो चीजें होती है, जैसे कि समास हो गए, जैसे अव्यय हो गए, जैसे निपात हो गए। तो अव्यय पद जो होते हैं, अव्ययी भाव समास से बनने वाले पद हो गए, या अत्र तत्र सर्वत्र ये जो हो गए, ये हम देखते हैं कि ऐसे के ऐसे प्रयोग हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब कभी भी अव्यय से मिलकर के कोई शब्द बनता है, उससे सु आदि विभक्ति लेकर आते हैं, यानी जो विभक्ति है उसको लाते तो है लेकिन उसका लोप हो जाता है, इसलिए हमको वैसे दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पद नहीं है। तो अव्ययों को भी पहले सुबादी विभक्ति ला करके प्रत्यय लगाकर पहले पद बनाया जाता है, उसके बाद प्रयोग किया जाता है। अब संस्कृत में एक परिभाषा है दोस्तों, परिभाषा क्या कहती है कि अपदम न प्रयुंजित, अपदम न प्रयुंजित, यानी कि जो पद नहीं है संस्कृत व्याकरण में उसको प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देखो, बिना पद के कैसे प्रयोग नहीं करना चाहिए? जैसा कि बताया कि अव्यय इत्यादि भी जो हमको प्राप्त होते हैं शब्द, उनसे पहले हम विभक्ति लाते हैं और विभक्ति लाने के बाद ही उनका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार की परिभाषा सिद्ध होती है कि बिना पद बनाए किसी को भी हम प्रयोग नहीं करते। अब आती है बात समासों की। तो समास के अंतर्गत दोस्तों हम देखते हैं कि जो 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर के जो समास बनता है, जब 2 से अधिक पद मिलकर के जब संक्षिप्त होकर के एक पद बन जाता है, उसी को हम समास कहते हैं। तो समास का जब हम विग्रह करते हैं, या जिसे कहें कि समास को जब कभी भी हम तोड़ते हैं, तो ऐसे में जितने भी टूटे हुए हैं वो सब पद होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमेशा समर्थ हो पद विधि, आप जानते हैं कि जो समर्थ पद होते हैं, पद, उन्हीं के बीच में समास हो सकता है। तो जब कभी भी हम समास विग्रह करते समय टुकड़े करते हैं किसी भी एक पद के, सामासिक पद के, तो वे सभी भी पद होते हैं। तो इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि जो सुब तिङंतम पदम, सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है, और यही पद यानी कि साधारण भाषा में धातु रूप और शब्द रूपों को ही हम पद कहते हैं। अव्ययों से भी पहले सुबंत इत्यादि विभक्तियां लाई जाती है और पद बना करके फिर उनका चाहे लोप कर दिया जाए, लेकिन अव्यय से भी विभक्ति लाई जाती है। और समास के विग्रही वाले पद जो होते हैं उसमें भी पद प्राप्त होते हैं हमको। ठीक है, क्योंकि समर्थ पद विधि, 2 जो समर्थ पद होते हैं उन्हीं में हम समास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सुब तिङंतम पदम, हमने पद संज्ञा का अध्ययन किया। अगली संज्ञा हम पढ़ते हैं दोस्तों, संयोग संज्ञा। संयोग जो शब्द है ना दोस्तों, ये संयोग, इस संयोग शब्द का अर्थ होता है मिलना। संयोग का अर्थ क्या होता है? मिलना। तो जब कभी भी 2
या दो से अधिक व्यंजनों के मध्य स्वरों का व्यवधान नहीं होने पर संयोग होता है। इस परिभाषा के लिए सूत्र आता है हलो अनंतरा संयोगः, हलो अनंतरा संयोगः, यानी दो या दो से अधिक व्यंजनों के मध्य जब किसका व्यवधान नहीं होना चाहिए, स्वरों का व्यवधान नहीं होना चाहिए। अब देखो इसके लिए उदाहरण देते हैं, इंद्र शब्द आता है तो ई, फिर देखो ये आधा न, आधा द और र, इनके बीच में किसी भी प्रकार का स्वर नहीं है, अतः इन तीनों को हम मिला देते हैं और इस मिलाने को ही हम संयोग कहते हैं। ठीक है, संयोग कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब जो संयोग संज्ञा है ये स्वरों के व्यवधान रहित व्यंजन जो आते हैं उसके अंतर्गत प्रयोग होती है। तो व्यंजन वर्णों के मध्य भी जब कभी भी अन्य किसी अब का जो व्यवधान है वो ना हो तो उसमें संयोग हो जाता है। अब ये जो व्यंजन वर्ण है इनमें हम उदाहरण देखेंगे कि संयोग कहाँ हुआ है, आदि यानी कि प्रारंभ में हुआ है, मध्य यानी बीच में हुआ है, या अंत में हुआ है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आदि यानी प्रारंभ में यानी शुरुआत में कहाँ संयोग हुआ है। तो देखेंगे हम दोस्तों, सबसे पहले देखिए ग्लानि शब्द, तो ग, इस ग और ल इन दोनों के बीच में किसी भी अन्य स्वर का व्यवधान नहीं है, इसलिए यहाँ प्रारंभ में संयोग कर दिया, आधा ग और ल इनको मिलाकर के ग्ला ये बना दिया है। इसी प्रकार देखते हैं आदि यानी कि प्रारंभ में क्षत्रिय, हम जानते हैं कि जो क्ष है ना, क्ष, ये क और श षटकोण से मिलकर के क्ष बनता है। ठीक है, तो क और श ये मिलने से क्ष बन गया है, तो ये भी आदि संयोग यानी प्रारंभ में होने वाले संयोग का उदाहरण है। अब मध्य में संयोग किस प्रकार होता है आप देख सकते हैं, ये जो सत्कार का स और जो त है, त और क, इन दोनों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। ये जो आधा त और क दिखाई दे रहा है इसके बीच में किसी भी प्रकार के स्वर का व्यवधान नहीं है, अतः यहाँ पर क्या हो गया है, मध्यम संयोग हमको प्राप्त होता है। और इसी प्रकार शब्द पदों के बीच में अंत में भी संयोग होता है, जैसे कि हमने इंद्र शब्द देखा, ये भी अंतिम संयोग का ही उदाहरण है। और आगे हम देखते हैं गवेंद्र शब्द आता है, तो न, द और र इसमें संयोग हो गया है अंत में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के स्वर का बिल्कुल भी व्यवधान नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों, जब कभी दो या दो से अधिक व्यंजनों के मध्य स्वरों का व्यवधान नहीं होता वहीं पर पद संज्ञा हो जाती है। ठीक है, आगे आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हम पढ़ते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, उच्चारणों का स्थान। तो देखते हैं दोस्तों संस्कृत में उच्चारण स्थान क्या है। तो सबसे पहले तो इस शब्द को समझते हैं कि उच्चारण होता क्या है। सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि बोलने को ही उच्चारण कहते हैं, जो भी शब्द हम बोलते हैं उसको उच्चारण कहते हैं। देखिए किस प्रकार से उच्चारण जो शब्द है दोस्तों, उद उपसर्ग पूर्वक चर धातु से ल्युट प्रत्यय करके बना है। उद, चर, ल्युट, इस प्रकार मिलकर के उच्चारण ये शब्द बनता है। तो उद जो उपसर्ग है ये ऊपर की ओर के लिए प्रयोग होता है। चर यानी कि चलना, बढ़ना, चर यानी चलना या बढ़ना, और उसमें ल्युट प्रत्यय होकर के उच्चारण ये शब्द बना है। तो इस प्रकार अर्थ, सामान्य अर्थ क्या हो गया, ऊपर की ओर चलना। ऊपर की ओर क्या चलना, क्या चलता है ऊपर की ओर, तो कहा हमारी प्राणवायु, जब कभी भी हम बोलते हैं तो हवा बाहर निकलती है। जब भी हम बोलता है मनुष्य किसी भी प्रकार से, भले बोले, छींके या किसी भी प्रकार का कुछ भी मुंह से आवाज आती है तो उसमें प्राणवायु बाहर आती ही है। उस आवाज जो है हमारी, उस ध्वनि, उस श्वास के साथ वापस आती है। ठीक है, तो अब क्या कहा इन्होंने, ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर चलना। जब कभी भी हमारी जो सांस है, हमारी जो प्राणवायु है, जिसे हम श्वास प्रश्वास की विधि कहते हैं, उस प्राणवायु का जब ऊपर की ओर गमन होता है उसी को हम उच्चारण कहते हैं। लेकिन हमारे पेट से, हमारे हृदय स्थल से जो ये हवा है ना, जैसे हम फेफड़ों से ऊपर की ओर बोलते हैं तो हवा विभिन्न हमारे मुख के स्थानों से स्पर्श होकर के बाहर आती है। जब आवाज सुनाई देती है तब कब सुनाई देती है, जब सारे हम बोल चुके होते हैं तब हमको आवाज सुनाई देती है। लेकिन ये जो हवा है अंदर से मुंह के बहुत सारे भागों को टच करती हुई बाहर आती है। तो ये तालु आदि जो मुख के स्थान है, इनको स्पर्श करके जब भी कोई भी प्राणवायु बाहर आती है तब हमको ध्वनि सुनाई देती है।
ठीक है। तो इस प्रकार वो कौन कौन से स्थान हैं जिनसे स्पर्श करके और हमको इस प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती है, इसी को हम उच्चारण स्थान कहते हैं। यानी कि उद उपसर्ग पूर्वक चर धातु से लिट प्रत्यय करके उच्चारण शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है प्राणवायु का ऊपर की ओर आना। जब प्राणवायु ऊपर आती है तो हमारे जो श्वसन अंग है और जो हमारे मुख के अंग हैं, दांत है, जीभ है, तालु है, कंठ मूल है, इन सबको स्पर्श करके बाहर आती है। तो ये ध्वनि, ये प्राणवायु जब विभिन्न प्रकार के हमारे मुख के अंगों का स्पर्श करती है, इसी को हम उच्चारण स्थान कहते हैं। तो एक सामान्य परिभाषा इसकी हुई कि प्रत्येक वर्ण मुख के जिस जिह्वादि अंगों की सहायता से बोले जाते हैं वो ही उनके उच्चारण स्थान होते हैं। यानी कि जिस भी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है जिस अंग से स्पर्श हुई है, स्पर्श किसका मानना है हमको? जीभ का। जब कभी भी कोई भी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं और कोई ध्वनि हमको सुनाई देती है, उस ध्वनि के लिए हमारी जीभ ने मुख के जिस जिस अंग का स्पर्श किया है उसी को हम उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। तो उच्चारण स्थान कुल कितने होते हैं, आइए इसके विषय में देखते हैं। उच्चारण स्थान संस्कृत के अंतर्गत उच्चारण स्थान है वो 7 माने गए हैं। कितने? 7 माने गए हैं। अब ये जो उच्चारण स्थान है दोस्तों, ये उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं इनका हम देखेंगे। यानी हमारा जो छोटा सा मुंह है ना, जिस फेफड़ों के माध्यम से, श्वसन नली के माध्यम से बाहर वायु आती है, इसमें कुल मिलाकर के 7 उच्चारण स्थान हो जाते हैं। कौन कौन से? अब इससे पहले कि हम उच्चारण स्थान पढ़े, सामान्य यदि प्रश्न आता है कि संस्कृत के अंतर्गत व्याकरण में कितने उच्चारण स्थान हैं, तो 7 हैं। लेकिन अगर ये शब्द आ जाए कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं, तो आपको 8 लिखने हैं, क्योंकि 8 एक और चीज बताई है, उरस। उरस, ठीक है, ये 8वां उच्चारण स्थान है। इसके विषय में हम बात करेंगे। पहले हम जो प्रमुख 7 उच्चारण स्थान है, आइए उनके विषय में अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंताह, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा मूल, और 8वां पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उरस। ठीक है, तो आइए दोस्तों इन जो 8 उच्चारण स्थान है इन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है कंठ। तो कंठ जो है वो लगभग हमारा, आइए इनको दिखा देते हैं। ये आपके सामने एक महाशय का चित्र है, आप लगभग लगभग समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है कंठ, ठीक है, सबसे पहले कहा है कंठ। तो आइए कंठ देखते हैं। कंठ है दोस्तों हमारा ये वाला हिस्सा जहां से हमारी जीभ और ये शुरुआत होती है, जहां से कंठ जो है हमारी ये वाला हिस्सा है। जीभ तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर ये वाला स्थान जो है इसको, तो कंठ इसे कहते हैं। तालु कहते हैं दोस्तों, अगला जो है तालु, ये तालु कहते हैं हम लगभग इस भाग को, ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये वाला भाग जो है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मूर्धा। मूर्धा हमारा ये वाला भाग होता है, ठीक है। और उसके बाद दांत, दांत तो आप मुख में होते ही हैं। उसके बाद है ओष्ठ, तो ओष्ठ यहाँ से बोलने जाने वाला वर्ण है। उसके बाद है जिह्वा मूल। जिह्वा मूल का अर्थ होता है दोस्तों हमारी जीभ जहाँ से शुरू होती है ना, कंठ के पास से, उसे हम जिह्वा मूल कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने एक और कहा है उरस। उरस, ठीक है, यानी कि हमारा जो हृदय स्थल है वहां से भी कुछ ध्वनियां आती है, उसको हम इस प्रकार से मिलाकर कहें तो कुल मिलाकर के 8 हमारे जो है उच्चारण स्थान होते हैं। ठीक है, आप लगभग लगभग समझ ही गए होंगे दोस्तों। तो इन 7 उच्चारण स्थानों का हम अब विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो उच्चारण स्थान है, आइए हम देखते हैं इसके लिए क्या सूत्र बना है। ये जो हमारे उच्चारण स्थान है 7, इनके लिए सूत्र बनाए गए हैं व्याकरण में, और इसमें पूरी परिभाषा दे दी गई है कि कंठ किस किस का उच्चारण स्थान होगा, या तालु या मूर्धा किस किस वर्ण का किस किस जगह प्रयोग कर किया जाने वाला उच्चारण स्थान होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका जो सूत्र आता है उच्चारण स्थान का, सर्वप्रथम हमने देखा था उच्चारण स्थान कौन सा होता है, कंठ। तो इसके लिए सूत्र आता है अकूह विसर्जनीयानाम कंठः, अकूह विसर्जनीयानाम। तो इसका जो सूत्र है दोस्तों इसी में हम देख करके याद करेंगे। हालांकि इसकी परिभाषा तो हम देखेंगे, लेकिन फिर भी इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले आता है अ, यानी अ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। फिर इसमें आता है कु। कु का अर्थ है कि क वर्ग, जैसे क ख ग घ जो पूरा है ना, ये पूरा वर्ग
जो क वर्ग है ये इसमें आ जाएगा। फिर है ह यानी ह से हथियार वाला जो है। इसके बाद आता है विसर्जनीय नाम, विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो भी क्या होता है, कंठ। तो कितनी चीजों का हुआ, एक स्वर, एक वर्ग और अन्य। तो एक स्वर्ग क्या है, स्वर क्या है, सबसे पहले अ, फिर क वर्ग, फिर ह और फिर विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। तो जैसा कि इसकी परिभाषा में ही दे रखा है, अकूह विसर्जनीय नान कंठः। देखो संस्कृत में जब कभी भी कोई सूत्र आता है ना, परिभाषा आती है, तो वो अपने आप में इतनी संपूर्ण होती है कि उसकी हिंदी में उसका ट्रांसलेट करके रटा जाए, ना भी जाए तो भी चलेगा। कैसे, जैसे अकूह विसर्जनीय नाम कंठ, अ दिखाई दे रहा है, क वर्ग है, ह है और विसर्ग है, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। इसी प्रकार अगला है, अ का अर्थ यहाँ पर दोनों दोनों चीज आ जाएगी, अ और आ दोनों, ह और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान हमने देखा है कंठ। अगला है दोस्तों ईचु यशानाम तालु। ईचु यशानाम तालु, इसमें भी अब देख लीजिए, सबसे पहला तो क्या होगा इसमें, स्वर, और दूसरा क्या होगा, एक व्यंजन वर्ण, और इसके अलावा अतिरिक्त देखो एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसे भी आप देख लीजिए। तो ई का उच्चारण स्थान जो कि एक स्वर है, और इस ई में बड़ी ई भी शामिल है, ई इन दोनों का उच्चारण स्थान होगा तालु। फिर है चू, चू का अर्थ होता है च वर्ग, च वर्ग यानी कि इसमें पांचों वर्ण आ जाएंगे, च छ ज झ ञ। इसके बाद कहा शानाम, श कहते हैं शंकर वाला जो तालव्य शकार है इसको श, और य शानाम, उसके बाद आता है यकार, तो यानी कि य और श, इनका भी उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। तो इस प्रकार इस परिभाषा का क्या अर्थ हुआ, छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग के पांचों वर्ण, श और य, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। तो दूसरा सूत्र हमने देखा, ईचु यशानाम तालु। अगला है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, यहाँ भी वही फॉर्मूला काम कर रहा है, पहले एक स्वर है, फिर एक व्यंजन है और फिर अन्य है। तो री यानी री ऋषि वाला जो है, ये स्वर ट से अर्थ है ट पूरा वर्ग, ट ठ ड ढ ण। इसके बाद कहा र से र रस्सी, और श यानी मूर्धन्य शकार, षटकोण वाला श। तो इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। तो इस प्रकार क्या परिभाषा हुई, री ऋषि, ट वर्ग, र रस्सी और श से षटकोण, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा। यानी कि इनको कैसे बोला जाएगा, री, ट ठ ड ढ ण र श, ये कहाँ से बोले हमने, मूर्धा से। ठीक है। अगला है दोस्तों ऋतु लसानाम दंता। री, देखो सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको कि संस्कृत में री को स्वर माना जाता है, संस्कृत में री को स्वर माना जाता है। इसके अनुसार यदि हम देखें तो पहला वर्ण जो है इन सभी में वो स्वर दे रखा है। तो री हो गया स्वर, त इसके बाद है ये हो गया एक व्यंजन और इसके बाद अन्य। तो देखो री जो कि स्वर है और त वर्ग यानी त थ द ध न, उसके बाद ल से लकार और स, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत। ठीक है, दंत होता है, दांत होते हैं। जैसे बोलकर हम देख सकते हैं री, ल से जीभ टच हुए बिना हम री नहीं बोल पाएंगे। इसी तरह त, जीभ दांत से टच होती है, त थ द ध न, इस प्रकार से ल और स, इनका उच्चारण स्थान हो गया दांत। अगला है उपपद्मान्या नाम ओष्ठो। तो जैसा कि हमारी श्रृंखला चल रही है उसके अनुसार पहला जो वर्ण है वो कोई स्वर होगा, स्वर है उ, फिर व्यंजन वर्ण वर्ग होगा। तो प का अर्थ है प वर्ग पूरा, प फ ब भ म, ये। उसके बाद कहा उपदमान्य, उपदमान्य। तो देखिए हम एक चीज देख लेते हैं, उपदमान्य क्या होता है। संस्कृत में आधा विसर्ग भी होता है। देखिए ये तो है विसर्ग, क्या है ये, विसर्ग। ठीक है। अब इस ये जो विसर्ग है दोस्तों, आप ये समझिए कि इसको हमने आधा कर दिया, कैसे, यहाँ से काट दिया, ये इस प्रकार से यहाँ से इसको काट दिया। अब हमारे पास कैसी स्थिति बचेगी, आधा तो ऊपर, इसी प्रकार आधा नीचे, ये वाली स्थिति बनेगी और इसी को कहते हैं आधा विसर्ग। जब आधा विसर्ग प और फ के आगे होता है उसे हम उपदमानीय कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, उपदमानीय। ठीक है, आधा विसर्ग जो है अगर प और फ के आगे है तो हम इसको उपदमानीय कहते हैं। अब इन्होंने कहा उ यानी कि छोटा उ और बड़ा उ, प वर्ग यानी प फ ब भ म, और प और फ जो कि आधे विसर्ग से युक्त है, इनको इनके जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, ओष्ठ। देखो प फ,
यानी कि आधा विसर्ग जिसके पहले है ऐसा प और आधा विसर्ग जिसके पहले है ऐसा फ, इसको हम क्या कहते हैं? उपदमानीय। ठीक है, उपदमानीय। तो उपपदमानीय नाम ओष्ठो, इस प्रकार से हमने देखा। अब आगे हम देखते हैं अगला, यानी कि छठा जो सूत्र है हमारा। देखिए छठा सूत्र क्या कहता है? छठा सूत्र है हमारा, ये कहता है कि यम गणनानाम नासिका च, यम गणनानाम नासिका च। तो इसमें ये प्रत्येक वर्ग के, संस्कृत की वर्णमाला में कुल कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। क च ट त प। आप जानते हैं 5 वर्ग जो होते हैं, 5 वर्ग होते हैं कुल मिलाकर। क से क, ख ग घ ङ, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। इन पांचों वर्गों का जो आखिरी वर्ण होता है ना, वो नाक से बोले जाने वाला होता है। तो प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है, ये पंचम वर्ण यहाँ पर इस सूत्र में आ गया है। और क्या कहा? यम गणनानाम नासिका च, य च छ ज य वाला च य, प फ ब ब म वाला म, क ख ग घ ङ वाला ङ, और ट ठ ड ढ ण वाला पंचम वर्ण, प फ ब ब और त थ द द न। तो इस प्रकार से पांचों जो पंचम वर्ण है, इनका उच्चारण क्या होता है? नासिका यानी कि नाक से बोले जाते हैं। बोल के देखेंगे य म ङ ण न, इस प्रकार से। अगला और 7वां जो सूत्र है हमारा, वो है ए दईतो कंठ तालु। क्या कहा? ए दईतो कंठ तालु। कंठ तालु 2 दे रखे हैं यहाँ, कैसे? क्योंकि संस्कृत के उच्चारण स्थान के जो सूत्र हैं, इन उच्चारण स्थान जो है, कई ऐसे वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान 2-2 जगह जीभ टच करती है। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं संस्कृत में जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है 2 जगह टच करती है, कंठ और तालु। एक तो हमने, जैसे हम जोर लगाना पड़ता है इनको बोलने के लिए, ए यानी कंठ से तो बोला ही, तालु भी इसमें हिला है, तालु भी हिल गया है इसमें। तो ए आई, इस प्रकार कंठ और तालु दोनों उच्चारण स्थानों से मिलकर के ए और आई का उच्चारण हमने किया है। इस प्रकार आगे हम देखते हैं 8वां, जो कि पाणिनि शिक्षा के अंतर्गत माना गया है, और वो कौन सा होता है? उरस। ठीक है, तो 7 सूत्रों के अंतर्गत हमने अभी ये देखे। अब 8वां जो सूत्र है वो आता है कंठोष्ठम। देखो, सामान्य प्रश्न अगर हमसे पूछा गया कि संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कुल कितने उच्चारण स्थान होते हैं, तो हम क्या कहेंगे? 7। ठीक है, और पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल कितने उच्चारण स्थान है, तो हम कहेंगे 8। ठीक है, और संस्कृत के अंतर्गत उच्चारण स्थान से संबंधित सूत्र कितने हैं? ये है कुल 11। इनमें से हमने 7 पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ते हैं 8वां। ओ दौतो कंठोष्ठम। कौन सा? ओ और औ। ओ और औ, इनका उच्चारण कैसे होता है? कंठ और ओष्ठ यानी होठ से मिलकर के। कंठ तो बोल ही रहा है औ, लेकिन होठों की भी हमको आकृति बनाना पड़ता है। ठीक है, हाँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। ओ दौतो कंठोष्ठम, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों मिलके होते हैं। अगला हम देखते हैं 9वां जो इसका सूत्र है, उच्चारण स्थान का 9वां सूत्र हम पढ़ेंगे। 9वां सूत्र कहता है दोस्तों कि वकार से दंतोष्ठम। एक वर्ण होता है, इस एक वर्ण के लिए अलग से हमको क्या बनाना पड़ा? इस एक वर्ण के लिए हमको अलग से एक सूत्र बनाना पड़ा, वकार से दंतोष्ठम। जब भी हम व का उच्चारण करते हैं, हमारे जो दांत हैं होठ से लग जाते हैं। व, वंश, वंशिका, इस प्रकार से वकार से दंतोष्ठम। व का उच्चारण स्थान दांत और होठ दोनों होते हैं, दंतोष्ठ होते हैं। अगला इसका सूत्र है जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल्य से, यानी जिह्वा का जो मूल है, जो अभी हमने एक आकृति देखी थी, हमारे कंठ का वो भाग जहाँ से हमारी जीभ शुरू होती है, जुड़ी हुई है। ठीक है, उसे हम जिह्वा का मूल कहते हैं। तो जिह्वा मूल क्या है? जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो आधा विसर्ग होता है, आधा विसर्ग यदि प और फ के पहले है तो हम उसको उपध्मानीय कहते हैं, और यही वाला आधा विसर्ग यदि क और ख के पहले है तो हम इसको जिह्वा मूल कहते हैं। अह क अह ख, इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है। तो ये जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल क और ख के पहले वाला आधा विसर्ग, और उपध्मानीय क्या होते हैं? प और फ के पहले का आधा विसर्ग। ठीक है, अगला और जो उच्चारण स्थान है उसका आखिरी सूत्र आता है नासिकानुस्वारस्य। नासिकानुस्वारस्य, संस्कृत में एक अयोग व एक चिन्ह होता है, इसको
कभी कभी हम बिंदी भी कह देते हैं, इसे कहते हैं हम अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। किसी भी वर्ण के ऊपर जो बिंदी लगी होती है इसी को हम अनुस्वार कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि नासिकानुस्वारस्य, नाक का जो उच्चारण स्थान होता है, अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों वो नाक होता है। यानी कि जब कभी भी हम अंग, रंग, भंग जब भी हम बोलते हैं तो नाक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखे 7 उच्चारण स्थान है। पाणिनि शिक्षा के अनुसार 8वां उरस है। और इस प्रकार उच्चारण स्थान से संबंधित जो सूत्र है वो कुल कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, अब उच्चारण स्थान से संबंधित कुछ सामान्य बातें हैं जिनका हमको अध्ययन कर लेना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि 32 वर्ण तो ऐसे हैं जिनका एक एक उच्चारण स्थान है। आपने देखा 32 वर्ण कितने कैसे हैं? जिनका एक एक उच्चारण स्थान है। अब दो दो उच्चारण स्थान 10 वर्णों के हैं। दो दो उच्चारण स्थान कौन कौन से? 10 वर्णों के। किस किस के? एक तो जो पांचों हमारे जो नासिका से बोले जाने वाले पंचम वर्ण है प्रत्येक वर्ग के, हर एक वर्ग का 5वां जो अक्षर है जो नाक से बोला जा रहा है वो तो उनके दो दो उच्चारण स्थान है। कैसे? एक तो अपने वर्ग के अनुसार, जैसे कि य है, च छ ज ज य, तो च का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है, तो तालु तो है ही इसका उच्चारण स्थान, लेकिन नाक से भी ये बोला जाता है इसलिए नाक भी इसका उच्चारण स्थान है। ठीक है, नासिका। तो इस प्रकार दो दो उच्चारण स्थान वाले कुल कितने वर्ण हो गए? 10। एक तो पंचम वर्ण और दूसरा ओ औ ए ऐ, यानी कंठोष्ठ और दंतोष्ठ जो हो गए ना, ये क्या हो गए? दंतोष्ठ और कंठोष्ठ और कंठतालु। इस प्रकार से दो दो इनके उच्चारण स्थान हो गए। तो 32 ऐसे वर्ण हैं जिनका एक एक उच्चारण स्थान है और 10 ऐसे वर्ण हैं जिनके दो दो उच्चारण स्थान हैं। इसी प्रकार जो विसर्ग है, ठीक है, अनुस्वार है, क ख, जिह्वा मूल्य और उपदमानीय, इन सभी का एक एक उच्चारण स्थान है। इनको अलग से क्यों बताया? क्योंकि इन्हें कहते हैं अयोगवाच। जितने भी चिन्ह होते हैं ना संस्कृत में, जैसे कि ये विसर्ग है, ये अनुस्वार है, जिह्वा मूल्य यानी कि आधा उपसर्ग, आधा उपसर्ग जो है विसर्ग, आधा विसर्ग यदि क और ख के पहले है उसको हम जिह्वा मूल कहते हैं, और प और फ के पहले है उसे हम उपदमानीय कहते हैं। तो इनका एक एक उच्चारण स्थान। तो ये हो गया उच्चारण स्थान। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों उच्चारण स्थान, उसके 11 सूत्र, 8 उच्चारण स्थान हमने विस्तार से पढ़े। अब हमारे पाठ्यक्रम में जो एक और आखिरी संज्ञा बचती है वो है सन्निहिता संज्ञा। सन्निहिता संज्ञा, इस परिभाषा के लिए सूत्र आता है परः सन्निकर्षः सन्निहिता, यानी कि वर्णों की अत्यधिक जो सन्निकर्ष है उसी को हम सन्निहिता कहते हैं। देखो सन्निहिता, यहाँ पर सन्निहिता के अंतर्गत जो एक शब्द आया है सन्निधि, इस सन्निधि का अर्थ होता है पास में होना। क्या अर्थ होता है? पास में होना, यानी बिल्कुल जो समीपता होती है उसको हम सन्निधि कहा जाता है। सन्निधि कैसे कहते हैं? बिल्कुल समीपता को सन्निधि कहा जाता है। अब समीपता किसके बीच में? तो इन्होंने कहा वर्णों के बीच। जब दो वर्णों के बीच में अत्यधिक समीपता होती है इसी को हम सन्निधि कहते हैं। अब ये अत्यधिक समीपता किस प्रकार से मापी जाए है कि आधी बिल्कुल समीपता है, ये कैसे पता लगा? तो इन्होंने कहा कि जब भी दो वर्णों के बीच में आधी मात्रा से अधिक का व्यवधान नहीं होता इसी को हम सन्निधि कहते हैं। दो वर्ण है, इसके बीच में सिर्फ आधी मात्रा की जगह होनी चाहिए, इसी को हम कहते हैं कि बिल्कुल पास में है, बिल्कुल निकट है ये दो वर्ण। ठीक है, तो इस प्रकार क्या कहा? वर्णों की अत्यधिक समीपता को ही हम सन्निधि कहते हैं। और देखो सन्निधि, वर्णों का संधि कार्य जो है वो सन्निहिति के पास ही होता है। जब दो वर्ण अत्यधिक आपस में पास होते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? संधि कार्य हो जाता है। तो सन्निहिता संज्ञा या सन्निधि जो है ये संधि को भी कहा जाता है। वर्णों का जो भी संधि कार्य होता है वो सन्निहिता के कारण ही होता है। यानी जब भी दो वर्णों में संधि होती है, क्यों होती है? क्योंकि वो दो बिल्कुल पास में उपस्थित वर्ण हैं, इनको संधि अगर प्राप्त हो रही है हमें तो हम इनको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उदाहरण दिया इसके लिए हमको मध्वरी, मधुधन अरी। अब हम यहाँ देखेंगे मधु के ध में जो ऊ की मात्रा है और अरी का अ जो है, इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो आधी मात्रा है। ठीक है, आधी मात्रा के बराबर का समय है, यानी कि इससे अधिक और कोई व्यवधान नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको जो है संधि करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आधी मात्रा का यहाँ पर समय है तो हमने इसको संधि करके मध्वरी इस प्रकार से सिद्ध कर दिया। व जो है ये बना दिया है हमने। ठीक है, उ और अ को मिला करके व बना दिया है।
ठीक है, तो आधी मात्रा का ही यहाँ पर व्यवधान है, अतः हमने यहाँ पर इनको मिला करके क्या लिख दिया, संधि कार्य कर दिया। तो इस प्रकार जब दो वर्णों के अंतर्गत कभी भी आधी मात्रा से अधिक का व्यवधान न हो तो वहां पर संधि कार्य निश्चित रूप से करना होता है। ठीक है, अब ये जो सन्निहिता कार्य है या संधि है कहाँ कहाँ करनी चाहिए, इसके लिए कहा कि पदों में जब भी कोई हमको पद मिल जाए र और जैसे रा और म, तो जो रम धातु से हम राम जो घ कर प्रत्यय करके बनता है, राम शब्द बनता है, तो हम इसको अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। तो पदों के अंतर्गत निश्चित रूप से हमको संधि करनी ही पड़ती है, साथ ही धातु और उपसर्ग के बीच में। ठीक है, जैसे कि धातु और उपसर्ग है, इसके बीच में अगर हमको किसी भी प्रकार की संधि प्राप्त होती है, जैसे कि निर्भीक, निर्भीक उपसर्ग है एक निर, और भी धातु है जो भय के अर्थ में आती है, इन दोनों के बीच में हमको संधि कार्य करके और निर्भीक इस प्रकार से बनाना ही पड़ा। ठीक है, अनिवार्य रूप से करनी पड़ती है। फिर कहा समास में हम जानते हैं समर्थो पद विधि, जो समर्थ पद होते हैं इनके बीच में समास कार्य होता है। ठीक है, तो उनके बीच में यदि हमको कोई संधि प्राप्त हो रही है, जैसे महाधन ऋषि करके महर्षि, यहाँ पर इस जगह हमको संधि प्राप्त हो रही थी, तो हमको यहाँ पर संधि करनी ही पड़ी। ऐसा नहीं है कि इसको महा और ऋषि अलग अलग लिख देंगे, हमको यहाँ संधि करनी ही पड़ेगी। तो क्या कहा, जहाँ जहाँ हमको संधि करनी पड़ती है वो अनिवार्य रूप से करनी पड़ती है, पद में, धातु उपसर्ग में और समास में, यहाँ हमको निश्चित रूप से संधि करनी पड़ती है। लेकिन एक जगह ऐसी भी आती है वाक्य, उस वाक्य में वक्ता की यानी कि बोलने वाले की इच्छा है, उसकी मर्जी, वो सबको मिलाकर बोले, जैसे दुर्जनमस्ति, दुर्जनमस्ति वो ऐसे बोले, या दुर्जनम अस्ति इस प्रकार से बोले, या अन्य कोई भी शब्द जिसमें संधि प्राप्त हो रही है उसकी मर्जी वो उसको अलग अलग बोल दे। सूर्य उदय बोल दे, सूर्योदय ना बोले, ये इसकी किसकी इच्छा है, वक्ता की इच्छा। तो ध्यान रखेंगे, सन्निहिता कार्य यानी कि अगर हमको संधि प्राप्त हो रही है पद में, धातु उपसर्ग में, समास में, वहां हमको अनिवार्य रूप से संधि करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर कोई वाक्य है तो उसमें वक्ता की इच्छा है, वो सूर्य उदय बोले, सूर्योदय बोले, गण ईश बोले, गणेश बोले, किसी भी प्रकार बोल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपके संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत जो आपका ये पूरा पाठ्यक्रम के अंतर्गत जितनी भी संज्ञाएं दे रखी थी, इन संज्ञाओं का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। इसमें हमने देखा इत संज्ञाएं, संज्ञा किसे कहते हैं, लोभ संज्ञा, संयोग संज्ञा, पद संज्ञा, अभी जो हमने पढ़ी है सन्निहिता संज्ञा और उच्चारण स्थान, इन सभी के कारण अब हम पूरा जो संज्ञा प्रकरण है इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद।